हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। बहुत स्वागत है आपका फिजिक्स अड्डा में। मैं राज गौतम आपको आज से पढ़ाने वाला हूँ ट्वेल्थ क्लास की फ़िज़िक्स। जी हाँ, ट्वेल्थ क्लास की फ़िज़िक्स आपकी आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, ट्वेल्थ क्लास की फ़िज़िक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपका जो खुद का अपना चैनल है फिजिक्स अड्डा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, 11th में 12th में पढ़ रहे हैं, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है। साथ ही साथ क्या कहते हैं, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काम आने वाला है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास, जो क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। ओके, सिलेबस क्या क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिलेबस जो है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मैंने 9 यूनिट में सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो बेसिक बेसिक से आपको स्टार्टिंग से पढ़ने हैं, 9 यूनिट में मैंने सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका जो यूनिट है ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटमिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बड़े लेवल पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो बड़े लेवल पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहला जो पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक, ये यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक पूरा कवर करता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, इसमें आपका जितने भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हो गए और साथ में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गए, सारे कवर हो जाते हैं। ये एक यूनिट है। ठीक है, यहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेटली, अगर नहीं भी मानिए ये होता है बहुत ख़राब, कम से कम 40 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल। कम से कम 40 नंबर का क्वेश्चन इसमें बोर्ड्स में आता है। जो बाकी सेकेंड पार्ट बचा है, ये जो हो गया आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पार्ट है, ये है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का फिर से 2 पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और ये जो लास्ट यूनिट है, 3 यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, लास्ट जो यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स से और ऑप्टिक्स से मिला के, दोनों मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रॉड लेवल पे चलिए तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी 2 पार्ट में हमने बांटा है। ठीक है, एक जो ये शुरू का पार्ट है ना, जो ये फर्स्ट यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है आपको चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो ये आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, ये जो नीचे वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें जो आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है चार्ज इन मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपको पढ़ना है चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है चार्ज इन रेस्ट। अब जो चार्ज इन मोशन में रहेगा, मोशन भी आपको पता होगा कि एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये दोनों आपको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? चार्ज जो रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो हमें पढ़ना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टर्म क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक टर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक भी होगा और साथ में मैग्नेटिक भी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। चार्ज जो जो फेस करता है, कैसे कैसे चार्ज रह सकता है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। ये पूरे के पूरे चैप्टर में जो आपको 7-8 चैप्टर बताए, सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, चार्ज किस किस स्थिति में रह सकता है। ठीक है, चार्ज किस किस स्थिति में रह सकता है? देखिए, चार्ज या तो रेस्ट पे रहेगा या तो मोशन में रहेगा। चार्ज या तो रेस्ट पे रहेगा या तो मोशन में रहेगा। चार्ज रेस्ट पे है। अब मोशन भी 2 तरह का हो सकता है, या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा या तो एक्सेलरेटेड स्पीड से मूव करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहला जो पार्ट आपको पढ़ना है वो है चार्ज एट रेस्ट।
चार्ज रेस्ट में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो इसको जिस टॉपिक के अंदर में पढ़ते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो टर्म है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स क्या होता है, रेस्ट होता है। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, रेस्ट होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो टर्म से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो और स्टैटिक को अगर यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, रेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं चार्ज एट रेस्ट पे क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चार्ज एट रेस्ट पे आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, चार्ज जब रुका हुआ रहता है तो सबसे पहले वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर प्रोवाइड करता है, बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब कोई सा भी चार्ज है ना बच्चों, उसके पास मास जरूर होता है। बिना मास के कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। कोई भी चार्ज रहेगा, कोई भी चीज़, उसके पास मास जरूर होता है। ठीक है, कोई भी चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, इन सब के पास क्या होता है, मास होता है। तो मास अगर होता है तो साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो रेस्ट पे चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरा अवस्था है चार्ज की, क्या है, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो देखिए पहले क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पहले से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और पहले से ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि चार्ज अगर रेस्ट में था तो ये दोनों तो पहले से ही प्रोड्यूस कर रहा था। अब क्या हो चुका है, तो जो पहले से प्रोड्यूस कर रहा था रेस्ट वाला, वो तो अभी भी करेगा, वो तो अभी भी करेगा। साथ में जब कांस्टेंट स्पीड से आ चुका है तो एक नया चीज़ प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब चार्ज के पास एक्सेलरेशन आ चुका है। चार्ज अब एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा। पहले से क्या क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा था, ग्रेविटेशनल फील्ड कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा था। यहाँ पे एक नया चीज़ जुड़ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक नया वेव प्रोड्यूस होता है जब भी चार्ज एक्सेलरेशन में होता है, तो एक वेव प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग, जिसका नाम क्या दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो चीज़ों से बना हुआ होता है। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ दिख रहा होगा जो ब्लू कलर का है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिख रहा होगा जो ऑरेंज कलर का है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दो कलर होता है। ठीक है, दो फील्ड से बना हुआ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है ना, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस एरो के डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये ऊपर और नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो ब्लू कलर से है वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और वेलोसिटी जो है वेव की वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillates perpendicular to ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या क्या कौन कौन सा होता है, तो लाइट जो होता है आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। रेडियो वेव आपने सुना होगा नाम, माइक्रोवेव आपने नाम सुना होगा, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। गामा रे आपने नाम सुना होगा, एक्सरे आपने नाम सुना होगा, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके, वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हर साल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ये आप लोग समझिए, किसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे वहाँ पे, कि रेडियो वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक्सरे की क्या प्रॉपर्टी होती है, लाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब बेसिक सी बातें हैं। अब वैसे भी आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम लोग बेसिक सी बातें करेंगे, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे, और साथ में मैं आपको धीरे धीरे हाई लेवल पर भी लेके जाऊँगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें अभी पढ़ना है, जिसका मतलब क्या हुआ, चार्ज रेस्ट में क्या क्या करेगा वो हमें पढ़ना है। तो रेस्ट में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये आपको पता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए पढ़ना क्या है हमें, चार्ज के बारे में। जो भी अभी चैप्टर्स हैं, जो भी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका चैप्टर चलेगा, उसमें पढ़ना किसके बारे में है, चार्ज के बारे में। तो चार्ज होता क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अगर हम डिफाइन कर किया जाए तो चार्ज जो होता है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब इनहर्टेड प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जो होता ही होता है उसके अंदर, इसको मिटाया नहीं जा सकता है, चाहे कुछ हो जाए इसको मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का। तो क्या लिखेंगे हम, बताइए क्या लिखेंगे। तो क्या क्या हमने देखा चार्ज के बारे में अभी तक, देखिए पहला तो आपको मैंने बताया अभी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इसके पहले मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली है क्या, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन जितना अभी आपने देखा है 3-4 स्लाइड में, उस सबको निचोड़ दीजिए, एक जगह पे ले आइए। तब का बनेगा, एक जगह पे लाओगे तो, एक जगह पे लाओगे तो का बनेगा, बहुत अच्छा मिक्सचर बनेगा। और उसको हम लोग लिखेंगे क्या अपने लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बचवा सब, वो होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ किसका, मैटर का, मटरवा का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ड्यू टू विच it produces electric field and magnetic field। EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक सी बातें देख लेते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम्ब। कूलम्ब किसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब होता है। सीजीएस यूनिट भी होता है, ईएससी उतना हमें जानना नहीं है, उतना जो चीज़ एक्स्ट्रा है जो जानना नहीं है वो जान के क्यों अपना दिमाग खराब करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डायमेंशन। ओके, अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे, जैसा कि आपको पता है, एक चीज़ आपको पता होगा कि करंट इक्वल टू क्या होता है, करंट इक्वल टू होता है चार्ज। देखिए चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, सिंबल है चार्ज का क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। तो करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे कि, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम हो जाएगा। तो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू, करंट मतलब आई इनटू क्या हो गया, टाइम हो गया, आई टी। तो डायमेंशन जो होता है ना, करंट का डायमेंशन क्या होता है, आई होता है, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए तो आई टी, या करंट का डायमेंशन ए भी तो होता है, एम्पियर भी तो होता है, तो ए, और टाइम का क्या होता है, टी। तो आई टी या ए टी दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, आई टी लिख दीजिए या ए टी लिख दीजिए, करंट का डायमेंशन निकल जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखिए चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, तो चार्ज जो होती है बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है सर कि चार्ज को हम लोग सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि हमने 2 कूलम चार्ज लिया और 3 कूलम चार्ज लिया, तो सिंपली कोई वेक्टर लॉ ये सब नहीं होगा, सिंपली कितना आ जाएगा, 5 कूलम चार्ज आ जाएगा। अगर हमने 7 कूलम चार्ज में से 4 कूलम चार्ज को माइनस कर दिया तो 3 कूलम चार्ज आ जाएगा, कोई माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ओके क्लियर है, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज 2 तरह के होते हैं, ओके। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, ओके, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। 2 तरह के चार्ज होते हैं, ओके। अब यहाँ पे डिस्कशन करने वाली बात है क्या कि पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे कब आएगा, नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी पे कब आएगा, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ये आपको पता होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है ये आपको पता होगा, ठीक है। उसी बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं। देखिए कोई सा भी एटम होता है बच्चों, कोई सा भी जो एटम होता है
वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कोई सा भी जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई सा भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसमें बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान लो सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होता है ना, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस पे चार्ज कितना हो जाता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना, +11 E, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, -11 E। दोनों का चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम ही होता है, एक पॉजिटिव होता है दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा। ओके, तो एक पे चार्ज +11E, एक पे चार्ज -11E। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो सोडियम का एटम रहेगा ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन रहेगा और प्रोटॉन रहेगा, और साथ में ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो न्यूक्लियस हो गया, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो जब सोडियम एटम है ये जो है न्यूट्रल है, नेट चार्ज कितना है इस पे 0 है, नेट चार्ज कितना है इस पे 0 है। अगर मान लीजिए इस न्यूट्रल एटम में से, इस न्यूट्रल एटम में से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हमने यहाँ से निकाला, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इसको निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग कभी भी किस चीज़ को निकालते हैं, हम लोग कभी भी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। किसी में चीज़ में क्या चीज़ डालते हैं, इलेक्ट्रॉन डालते हैं। किसी भी चीज़ को चार्ज करते हैं मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है। प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर है तो निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। निकाल पाना किसको पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने वहाँ से निकाल दिया है, तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालें, प्रोटॉन पे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। तब कितना प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन तो अभी भी सर 11 ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनमा है वो 10 हो गया है, तो प्रोटॉन का चार्ज अभी भी +11E ही है, और इलेक्ट्रॉनमा जो है -10 ही हो चुका है। तो अगर देखेंगे तो ये नेट जो है ये +E चार्ज हो चुका है। +E चार्ज का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। क्या हो चुका है, ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। इस एटम में क्या हुआ, इस एटम में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ है। प्रोटॉन में कोई वेरिएशन आया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही बढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉन ही घट सकता है, प्रोटॉन तो भैया कांस्टेंट रहेगा, प्रोटॉन तो कांस्टेंट रहेगा, प्रोटॉन में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। कुछ भी होगा किसके साथ होगा भाई, ये कुछ भी होगा तो होगा हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन के साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कि इसमें क्या हो चुकी होगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे बहुत कमी हो चुकी है। अब इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, ओके, इस एटम में से तुमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो इस एटम का थोड़ा सा मास तो घटा होगा, भले बहुत छोटा सा मास घटा है लेकिन घटा तो है ना भैया, तो घट गया है। तो घट गया है तो क्या हुआ, अगर किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यानी कि डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उस बॉडी का मास क्या हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा, मास क्या हुआ होगा, उस बॉडी का डिक्रीज हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मास पॉजिटिव चार्ज करने पे मास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पे। ओके, अब मान लेते हैं कि इसी चीज़ में मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, पॉसिबल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन चलिए ना ऐड कर देते हैं, क्या हमारा जाता है, हम तो फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले थोड़ी हैं जो ज़्यादा उस पर सोचेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन एडिशन भी इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर मेरे पास क्या हुआ, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है यानी कि +11E चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 हो गया, मतलब -12E चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, नेट चार्ज -ही, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक तुमने एक्स्ट्रा डाला तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो चुका है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, प्रोटॉन पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन तुम कहीं भी कहीं पे ऐड कर दोगे तो उसका मास क्या हो जाएगा, मास यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा।
तो याद रखिएगा मास क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जैसे ही तुमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो मास बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकाला तो मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगली चीज़ हम लोग देख लेते हैं। आपको पता ही होगा, बचपन में पढ़े होगे, सेम चार्ज होता है एक दूसरे को रिपेल करेगा, अलग चार्ज होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि सेम लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। एक छोटा सा लाइन कहीं भी लिख दीजिएगा। यानी कि बेसिकली हमने इस पूरे स्लाइड में क्या सीखा कि किसी भी बॉडी पे चार्ज आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के कारण आएगा या तो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने के कारण आएगा। और हमने क्या सीखा कि अगर क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज जब करेंगे तो मास डिक्रीज़ करेगा, नेगेटिव चार्ज जब करेंगे तो मास क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये याद रखिएगा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ, ये याद रखिएगा। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पे आपको मिलेगा इसके लिए भी मैं आपको लिंक बता दूंगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है। तो सबसे छोटा चार्ज जो होता है, मतलब किसी भी बॉडी से सबसे छोटा किस चीज़ को निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, उससे छोटा हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, उसकी वैल्यू होती है ई, सबसे छोटा ई होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है सबसे छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली मिलता है, एकदम पूरा किसी से कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप भी और बहुत जगह देखे होंगे, बहुत लोग पढ़ाते हैं, एक टर्म होता है क्वार्क्स। बता देता हूँ मैं क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है, +-E/3 वैल्यू होती है, +-2E/3 वैल्यू होती है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता है। ये इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता है, ये बहुत रिएक्शन में मिलता है, क्वांटम लेवल पे, न्यूक्लियर रिएक्टर, इन सब में ये मिलता है, इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता है ये। ठीक है, तो सबसे छोटा यूनिट जो इंडिपेंडेंटली मिलता है वो क्या होता है, ई होता है। ठीक है, ई होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -E होता है, यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ME से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, इसको +E से डिनोट करते हैं, यानी कि +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन को MP से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, याद रह गई तो अच्छी बात है, नहीं याद रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे दिया रहेगा। चलिए अगला जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। कभी भी किसी बॉडी पे चार्ज आएगा या किसी बॉडी से चार्ज जाएगा तो उस पे मास का फ़र्क जरूर पड़ेगा, या तो मास इंक्रीज होगा या तो मास डिक्रीज होगा। कभी भी चार्जिंग कर रहे हो तो मास में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसका उल्टा, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मैंने एक लड्डू लिया और एक और लड्डू अपने हाथ में ले लिया, तो पहले मेरे हाथ में एक लड्डू था, अब मेरे हाथ में 2 लड्डू है। मेरा हाथ पहले भी न्यूट्रल था और मेरा हाथ अभी भी न्यूट्रल है, तो मेरे हाथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे हाथ में पहले एक लड्डू था और अब 2 लड्डू आ गया है, तो मेरे हाथ पे लड्डुओं का भार बढ़ गया है, लेकिन मेरे हाथ पे कोई नया चार्ज नहीं आया है। ठीक है, यानी कि लड्डू के आने से मेरे हाथ पे मतलब मास बढ़ा तो, लेकिन चार्ज कोई नहीं बढ़ा। ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बोला मैंने, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि तुम्हारा एक बॉडी है A और दूसरा बॉडी है B। A से B पे मान लो तुमने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया, तो ये कैसा चार्ज हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया ना इधर से, तो आ गया तो ये कैसा चार्ज हो गया तुम्हारा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, डिफिशियंसी हो गई ए में, तो ये कैसा चार्ज हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक क्या हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जब नेगेटिव चार्ज हुआ इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर ज़्यादा हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, मास बढ़ जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, मास घट जाएगा सर। तो एक जगह मास बढ़ गया, एक जगह मास क्या हुआ तुम्हारा, घट गया। समझ में आया होगा ये। लेकिन मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मास में उतना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कैन एग्जिस्ट है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तुमने 1 kg न्यूट्रल है ये,
प्लस एक और 1 kg लड्डू ले लिया न्यूट्रल का, दोनों मिला के 2 kg, अभी भी न्यूट्रल बन गया। कुछ फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। एक 1 kg लिए, इसको तुमने 2 भाग में तोड़ दिया, आधा और आधा। फ़र्क पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। हो सकता है कि 1/2 न्यूट्रल न्यूट्रल हो जाए, हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए, कोई मतलब कैन एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जो चार्ज है बिना मास के, जब भी चार्ज आएगा किसी बॉडी पे तो उस पर मास का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर इफ़ यू चार्ज अ बॉडी, तब उस बॉडी का मास भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बात को एकदम क्या रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। ओके, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, ठीक है। अब मास और चार्ज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मास जो होता है बच्चों, मास जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन चार्ज जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है चार्ज। ठीक है, आगे चलिए देखिए, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान रखिएगा। मास जो होता है स्पीड पे डिपेंड करता है, मास जो होता है स्पीड पे डिपेंड करता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई √1 माइनस v² v हुई उस मास की स्पीड, उस बॉडी की स्पीड, और c हुई स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ अब मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा रेस्ट मास 70 kg है और मैं दौड़ रहा हूँ 1 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड से। ये 1 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0। तो 1 में से 0 को अगर तुम माइनस करते हो तो ये तो 1 हो गया। तो जो हमारा दौड़ने वाला मास है और जो हमारा रेस्ट मास है दोनों बराबर हो गया। एम नॉट इज रेस्ट मास, मतलब जब तुम रुके हुए हो तब जो तुम्हारा मास होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास बोलते हैं। ठीक है, और एम इज वो वाला मास जब तुम दौड़ रहे हो। तो मैं जब दौड़ता हूँ तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मेरा मास है, मैं उतनी वेलोसिटी से दौड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं, जैसे कि आगे ही हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड होती है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन की जब ड्रिफ्ट स्पीड इतनी है तो लगभग कंपैरिजन हो गया, तो कुछ तो मास पे फ़र्क पड़ेगा। और आगे चल के और भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिसकी स्पीड और भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फ़र्क पड़ने लगता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन चार्ज की जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है स्पीड से। चार्ज को रेस्ट पे रखो तो भी 2 कूलम, चार्ज को मोशन में लाओ तो भी 2 कूलम, चाहे इसको लाइट की स्पीड से ले आओ चाहे किसी भी स्पीड से ले आओ, चार्ज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात है कि अगर मान लो तुम इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से मूव कराते हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज तो वही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चार्ज को अगर मैं स्पीड से मूव कराता हूँ लाइट के कंपेरेबल, तो अगर कोई पूछे क्या उस चार्ज का कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये गलत बात है। चार्ज का मास चेंज होगा लेकिन चार्ज का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पहले से पढ़ा है, क्या पढ़ रखा है, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना चार्ज को बनाया जा सकता है ना चार्ज को ख़त्म किया जा सकता है। चाहे कोई भी आ जाए, थैनोस भी आ जाए तो भी चार्ज को ख़त्म नहीं कर सकता है। क्लियर है। अब देखिए, इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ, जिस सिस्टम से ना कुछ बाहर जा सकता है ना कुछ अंदर जा सकता है, इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके पास एक डब्बा है। ओके सर, आइसोलेटेड है। डब्बा में 3 बॉल है, एक बॉल पे 1 कूलम चार्ज है, एक बॉल पे 3 कूलम चार्ज है, एक बॉल पे 4 कूलम चार्ज है। ठीक है, ओके सर। इस डब्बे को, जो आइसोलेटेड डब्बा है, आइसोलेटेड डब्बा जो दिख रहा है, इसको मैंने डिग 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 शेक कर दिया। ओके, शेक कर दिया इस डब्बे को। अब शेक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कुछ चार्ज जो ये है और ये है, इस पे मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज आ चुका है, इससे मान लेते हैं -3 कूलम चार्ज हो चुका है, और इसका चार्ज मुझे पता नहीं है, उसका चार्ज निकालना है। तो आपको पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो हिलाने के, शेक करने के पहले का जो चार्ज था और शेक करने के बाद का जो चार्ज है सेम रहेगा। तो शेक करने के पहले कितना चार्ज, 1 कूलम, 3 कूलम और 4 कूलम था सर। और शेक करने के बाद कितना, 2 कूलम, -3 कूलम और +q था। तो आप यहाँ से q की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई कर लेते हैं सॉल्व करने का। इन तीनों को ऐड करोगे तो 4 और 3 7 और 1 8 हो गया सर, 8 कूलम। और इधर ऐड करोगे तो 2 और में से 3 गया तो -1 कूलम +q।
तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन इधर चला गया तो 9 कूलम, तो आंसर आ गया कितना 9 कूलम। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 9 कूलम हो गई। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बाकी सब टर्म्स तो आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन क्वांटाइजेशन वाला टर्म आपने नहीं पढ़ा होगा। समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझते हैं। देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटा, व्हाट इज दिस क्वांटा, व्हाट इज दिस क्वांटा। क्वांटा मतलब होता है सबसे छोटी प्रॉपर्टी, सबसे छोटी चीज़, जो चीज़ हम किसी चीज़ से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा चीज़, उसका जो भी चीज़ होगा उसका मल्टीपल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे बताऊं, हाँ, मान लेते हैं कि आप एक दुकान में जाते हैं, ठीक है। अब दुकान में आप बिस्किट का पैकेट लेते हैं, तो आप दुकान वाला क्या करेगा, बिस्किट का पैकेट खोल के तो नहीं देगा, या तो एक बिस्किट का पैकेट देगा, या तो दो बिस्किट का देगा, या तो तीन बिस्किट का देगा, या तो चार बिस्किट देगा। यानी कि बिस्किट जब भी मिलेगा आपको वो एक दो तीन चार मिलेगा, ऐसा नहीं है कि डेढ़ बिस्किट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्वांटाइज्ड हुआ, ये चीज़ क्वांटाइज्ड हुआ। मतलब वो जब भी बिस्किट मिलेगा आपको एक नंबर, एक फिक्स फॉर्म में मिलेगा। क्वांटा का मतलब क्या होता है, फिक्स फॉर्म। ओके, फिक्स फॉर्म में मिलेगा। क्वांटा का मतलब क्या हुआ, फिक्स। वो वैल्यू आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। आपको एक बिस्किट दो बिस्किट, जो चीज़ क्वांटाइज रहेगा वो एक फिक्स वैल्यू रहेगा। ओके, जो चीज़ क्वांटाइज नहीं है वो वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे आपको पानी पीना है, तो पानी आप, ऐसा थोड़ी है कि हर बार पानी पीते हो तो एक घूंट पियोगे या तो दो घूंट पियोगे, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। मतलब आप हर बार पियोगे तो ऐसा थोड़ी होता है कि 10 मिलीलीटर पियो, 20 मिलीलीटर पियो, 30 मिलीलीटर पियो, फिक्स तो नहीं है ना पानी का। पानी तो आप कुछ भी पी सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया कि मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है। हम क्या कर सकते हैं इसमें से, हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने इस बॉडी से, तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना चार्ज आएगा, प्लस ही चार्ज आएगा। अगर मान लीजिए इसी बॉडी से हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मेरा मन नहीं किया एक और इलेक्ट्रॉन निकालने का, तो कितना आ जाएगा इस पर, +2 इस बॉडी पे आ जाएगा। और एक और इलेक्ट्रॉन निकालने का मन कर गया तो कितना आएगा, +3 आएगा। सबसे छोटा चार्ज हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बॉडी से। इलेक्ट्रॉन से छोटा चीज़ हम बॉडी से कुछ निकाल नहीं सकते हैं। क्या हम इस बॉडी से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या, हथौड़े से लेकर इलेक्ट्रॉन को तोड़ के निकाल सकते हैं क्या, नहीं ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या हम इस बॉडी से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब भी निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सिमिलरली इस बॉडी पे हम जब भी इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो अगर बॉडी पे इलेक्ट्रॉन डाला तो -E चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो -2E, तीन इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो -3। यानी कि जब भी इस बॉडी पे चार्ज आएगा तो क्या क्या आ सकता है, +E अगर हम निकाले तो, +2E अगर दो निकाले तो, +3E अगर तीन निकाले तो, ऐसा सॉन चलता चला जाएगा। अगर डाले तो माइनस माइनस माइनस, और अगर n तक कर दिए तो +-NE, +-NE। क्यू क्या है, जो बॉडी पे चार्ज आएगा। क्यू क्या है, जो बॉडी पे चार्ज आएगा। व्हाट इज एन, एन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि इंटीजर होगा 1 2 3 4 5 6। और ई क्या है आपका, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हम क्वांटाइजेशन को ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। ये सब आपको पता ही होगा, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। बहुत छोटी सी ये सब बातें हैं। देखिए कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर के पास बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो टाइटली बाउंड होता है। तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज इजीली मूव कर सकता है, चार्ज इजीली मूव कर सकता है एक जगह। यानी कंडक्टर जो है चार्ज को मूव करा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें जो है चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज डज नॉट मूव। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंसुलेटर को चार्ज नहीं किया जा सकता। इंसुलेटर को चार्ज किया जा सकता है, इंसुलेटर पे चार्ज आ सकता है। जैसे कंघी को अगर हम बाल से रगड़ देते हैं तो कंघी पे चार्ज आता है ना, कंघी पे चार्ज आ सकता है, तो इंसुलेटर पर चार्ज आ सकता है। बस इंसुलेटर का चार्ज जो है मूव नहीं करेगा।
और कंडक्टर में चार्ज आराम से मूव कर सकता है। तो यही दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है कि इंसुलेटर का चार्ज मूव नहीं करेगा और कंडक्टर का चार्ज क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। ओके, एग्जाम्पल अगर लेना चाहते जितने भी मेटल होते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये कंडक्टर हो गया। यहाँ पे आप देख लोगे तो जो पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या हो गया, कंडक्टर नहीं हुआ। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं कंडक्टर के, इंसुलेटर के। आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग अ बॉडी, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है। बॉडी को अगर चार्ज करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉडी चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा। तीन तरह से बॉडी को चार्ज करते हैं। पहला होता है फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन में क्या करते हैं ना, दो चीज़ को घिसते हैं। इस रॉड को यहाँ पे देख रहे हो, ग्लास रॉड को इससे घिसे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज। देखिए एक्चुअली होता क्या है, अगर यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, मान लो कि ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी, दोनों कांटेक्ट में लाए और यहाँ पे इसको मैंने आगे पीछे करके घिसना शुरू किया, इसको मैं आगे पीछे करके इसको मैंने घिसना शुरू किया। अब यहाँ पे घिसा रहा है ये, तो क्या होगा, यहाँ पे हीट जनरेट होगा। तो हीट जनरेट होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से टूट के दूसरे बॉडी पे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन टूटा, इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन टूट के इस बॉडी पे गया है, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन टूटा है वो पॉजिटिव चार्ज, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन गया है वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो हम लोग फ्रिक्शन से हम लोग कैसे चार्ज करेंगे, सिर्फ ये याद रखिएगा कि हम लोग जब दो बॉडी को रब करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन टू बॉडी रब्ड टुगेदर देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना या लॉस करना वो मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ है, जो दोनों को रब किया गया तो ग्लास रॉड पे कैसा पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। रबर को फर के साथ यहाँ पे देख रहे होंगे रब किया गया, तो रबर पे नेगेटिव चार्ज आया है, फर पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो कुछ आप यहाँ पे किस पे नेगेटिव चार्ज आता है, किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कुछ यहाँ पे हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका ग्लास रॉड, अभी आप देख रहे हैं ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आया है, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव। ये तो आपका रहा सिल्क। ठीक है, दूसरा दो तीन चीज़ है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उलन अगर लेते हैं और उलन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे देख रहे हो फर हो गया, उलन हो गया, यहाँ पे रबर हो गया। ठीक है, तीसरा ड्राई हेयर में अगर कॉम्ब को रब करते हो तो कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, याद रखिएगा ये, बहुत लोग कॉम्ब पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। फिर देखो कैट स्किन है, कैट स्किन में अगर तुमने इबोनाइट रॉड को रब किया तो इबोनाइट रॉड तो इबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कैट स्किन पे क्या आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा मेथड क्या है, कंडक्शन। ठीक है, देखिए फ्रिक्शन से हम लोग दोनों तरह को चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन से हम लोग कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं, साथ में इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं फ्रिक्शन से। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कंडक्शन से हम लोग किसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कंडक्शन की बात। ठीक है, कंडक्शन से हम लोग किसको चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक सेकेंड, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। और कंडक्टर से हम लोग कंडक्टर को चार्ज करते हैं, किसको चार्ज करते हैं, कंडक्टर को चार्ज करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको बॉडी दिख रही है, एक ये बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक यहाँ पे कंडक्टर है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। ये ऊपर वाला जो है ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पे, इलेक्ट्रॉन कम है इस पे। ठीक है, अब जैसे ही इन दोनों को मैं यहाँ पे कांटेक्ट में लाया, इसको क्या दिखा, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी दिखी, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी दिखी। तो ये क्या करेगा, मतलब आप सिंपल सोचिए कि दो घर है, एक घर ये है, एक घर ये है। इस घर में बहुत रूम खाली है और आदमी बहुत रूम खाली है, खाली रूम है, कम आदमी। इस घर में बहुत आदमी है
ठीक है, बहुत आदमी है। जैसे ही इसको नज़दीक लाओगे, टच करोगे, तो ये सब आदमी इधर भागेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे इसको टच किए तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा इससे? इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहाँ पे लिखा हो ना, क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर आएगा? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो क्या आएगा, तो इस पर लेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पहले जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। और ये इससे इलेक्ट्रॉन निकल के आया है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो इसके पास पहले 100 कूलम चार्ज था, इसके पास मान लीजिए पहले 100 कूलम चार्ज था, तो अब कुछ चार्ज कम हो जाएगा, 80 कूलम बचेगा। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये पहले कैसा था तुम्हारा? ये पहले न्यूट्रल था, तो अब क्या हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो कंडक्टर से हम लोग किसको चार्ज कर सकते हैं? कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है, दो बॉडी को कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका इंडक्शन। इंडक्शन से चार्ज किसको कर सकते हैं? इंडक्शन से हम लोग, इंडक्शन में क्या होता है ना, इंडक्शन में होता है चार्जिंग विदाउट एनी कांटेक्ट। चार्जिंग विदाउट एनी कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के चार्ज करना। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक इबोनाइट रॉड था। इबोनाइट रॉड को मैंने मेटल सरफेस जो न्यूट्रल था उसके नज़दीक लाया, तो क्या हुआ? इबोनाइट रॉड को मान लीजिए नेगेटिव चार्ज हमने कर रखा है, तो इस मेटल सरफेस के जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस नेगेटिव चार्ज के कारण, मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं। इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें क्या हुआ? तुम्हारा रिपल्शन हुआ है। क्या हुआ? तुम्हारा रिपल्शन हुआ है। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर, इस साइड सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या किया मैंने कि इबोनाइट रॉड यहाँ पे ये सारा पॉजिटिव रह गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन सब इधर भाग चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने अर्थिंग कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया? अर्थिंग कर दिया। अब अर्थ जो होता है ना बच्चों, बहुत बड़ा कंडक्टर होता है। अगर उसको कहीं पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखा तो वो अपने में खींच लेगा, अगर उसको कहीं पे कम इलेक्ट्रॉन दिखा तो वो अंदर से इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो अर्थ के पास बहुत ज़्यादा असीमित मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, असीमित मात्रा में इलेक्ट्रॉन ले सकता है, असीमित मात्रा में इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो हमने अर्थिंग कर दिया, तो यहाँ से सारे नेगेटिव चार्ज गायब। अब फिर हमने यहाँ से रॉड को भी हटा लिया। तो एक बात आप देख रहे होगे कि रॉड अगर नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे क्या मिला? पॉजिटिव चार्ज मिला। सिमिलरली अगर, यानी कि किसी भी बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो यहाँ पे नेगेटिव लाना पड़ेगा, और अगर किसी बॉडी को नेगेटिव करना है तो वहाँ पे क्या लाना पड़ेगा? पॉजिटिव लाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये आपका आज जो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था, ये आपका था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। 1 कूलम नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो पॉज करके आप लोग बनाइए। चलिए, आप लोग बना लिए होंगे तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे बनाएंगे ये, कैसे बनाएंगे? दो तीन तरीका है। एक तो बहुत सिंपल तरीका है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। यानी कि क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, मतलब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मेरे पास एक कूलम चार्ज होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। डिवाइड करोगे तो 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या 1.6 हो जाएगा, यह आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले। अब तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये बताइए, यहाँ पे तो 6.25 है, आपने बोला था इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6.25 जब 10⁻18 से मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा? 10⁻18 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से ये क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा, सिंपल सा होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा और बनाने का तरीका। दूसरा और बनाने का तरीका एक और हम देखेंगे। Q इज इक्वल टू क्या होता है? N होता है। तो N इज इक्वल टू कितना? Q/E। Q क्या है? 1 कूलम दिया हुआ है। 1 E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ओके, कर दो, वही आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻। समझ गए सर? बहुत आसान था, बहुत आसान था। अगला चलिए देखते हैं। पूछा गया क्या किसी बॉडी के पास 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कैसे बनाएंगे? देखो, Q इज इक्वल टू क्या लिख दो? N लिख दो। Q इज इक्वल टू क्या लिख दो? N।
तो n इज़ इक्वल टू क्यू बाई क्या हो जाएगा, ई क्यू कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻19, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे कुछ टर्म्स कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, 1/2 है तो मतलब ये नहीं होगा, किसी बॉडी पे इतना चार्ज नहीं हो सकता है। आगे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच निगेटिव चार्ज इन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने निगेटिव चार्ज होंगे। अच्छा, एक एटम होता है, एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम मतलब हाइड्रोजन का प्रोटॉन और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन। तो निगेटिव चार्ज पूछा है ना, तो निगेटिव चार्ज मतलब कितना, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, मुझसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक एटम में, ठीक है। आपके पास 3 ग्राम हाइड्रोजन एटम है, 3 ग्राम हाइड्रोजन एटम है। तो पहले हम लोग क्या निकाले, पहले हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। नंबर ऑफ मोल, कितना मोल है यहाँ पे हाइड्रोजन का, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन जो मास है कितना है 3 ग्राम बाई इसका एटमिक मास, एटम है ना, मॉलिक्यूल नहीं है। H2 रहता तो यहाँ पे कुछ और होता, 1 ग्राम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो मेरे पास 3 मोल है। एक मोल में कितने एटम होते हैं, क्या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। तो 3 मोल में कितने एटम हो जाएंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, इतने एटम हो गए। अब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मेरे पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हो गए, देखो यहाँ पे 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा वो आंसर आपका हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी आर आइडेंटिकल शेप है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आइडेंटिकल शेप, आइडेंटिकल साइज और आइडेंटिकल मटेरियल को टच करवाते हैं तो दोनों पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। तो ए के पास 3 कूलम चार्ज है, बी के पास भी 3 कूलम चार्ज है, सी के पास -6 कूलम चार्ज है। पहले ए बी को टच कराया गया, फिर बी सी को टच कराया गया, फिर पूछा जा रहा है कि अब बताइए ए बी टच कराने के बाद ए बी अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। चलिए पहले मैं ए और सी को टच करा देता हूँ। तो ए को मैंने सी के साथ टच कराया, ये 3 कूलम है, सी के पास -6 कूलम है, दोनों का साइज सेम है, आइडेंटिकल सेम है, तो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक ये। दोनों पे पहले टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 और -6 मिला के -3 कूलम हो गया। तो दोनों यहाँ पे इक्वली बट जाएगा, ये इक्वली यहाँ पे और यहाँ पे बट जाएगा। तो बटेगा तो ये कितना आ जाएगा, आधा ना, -1.5 कूलम और इस पर भी -1.5 कूलम। ये ए हो गया, ये सी हो गया। अब किसको टच कराया गया, बी और सी को टच कराया गया। तो बी को टच करा दो सी से, ठीक है। बी पे कितना चार्ज है, ये ए था, ये सी था। बी पे कितना चार्ज है, 3 कूलम। सी पे कितना चार्ज आ चुका है, यहाँ पे देखो -1.5 कूलम आ चुका है। टच कराओ तो दोनों आइडेंटिकल है तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, ये बी बच जाएगा, ये सी बच जाएगा। दोनों मिला के चार्ज हो गया 1.5 कूलम। इसको तुम 1.5 कूलम को इक्वली डिवाइड कर दो यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो गया 0.75 कूलम और यहाँ भी हो गया 0.75 कूलम। अब देखोगे तो अब पूछा है ए और बी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। बी ये पॉजिटिव चार्ज है, ए नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कैन 2 सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। क्या 2 सिमिलर चार्ज बॉडी अगर यहीं पे रहता पॉइंट मास है तो क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे होता नो। लेकिन अगर बॉडी है तो रहेगा, आंसर क्या होगा, यस। कमेंट करके रीज़न बताइएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके रीज़न बताइएगा, ठीक है। फिर है क्या, विच इज़ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है ना कि आपको टच करके बताना होता है, 2 बॉडी को टच करके कि क्या दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्या दोनों नेगेटिव चार्ज है। तो वही पूछा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का
ट्रू टेस्ट क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? तो इसका आंसर होगा रिपल्शन। ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, ये जो आज का पूरा लेक्चर था आपको कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में आप ये कर लीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ, ये पूरे स्लाइड का जो पीडीएफ चाहिए वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। मेरा लिंक है, टेलीग्राम पे चैनल है, नाम है t.me/राज सर फिजिक्स। ठीक है, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे वो पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो भी आज की क्लास का। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।